हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कैटल आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बन्नी ग्रासलैंड को लेकर के, तो बन्नी ग्रासलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें तो इंडिया का जो गुजरात स्टेट है वहाँ का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है बन्नी ग्रासलैंड। ये जो बन्नी ग्रासलैंड है वो 2 इकोसिस्टम का मिक्सचर है। एक इकोसिस्टम यहाँ पाया जाता है एरिड ग्रासलैंड का और दूसरा इकोसिस्टम है वेटलैंड का। बन्नी ग्रासलैंड एशिया में सबसे लार्जेस्ट ग्रासलैंड के रूप में लोकेटेड है। अभी कुछ टाइम पहले एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर बन्नी ग्रासलैंड में कुछ एनक्रोचमेंट किया जा रहा होगा उसको रिमूव करने के ऑर्डर पास किए थे, जिसकी वजह से ये बन्नी ग्रासलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो 1955 में इसके कंजर्वेशन के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस एरिया को, बन्नी ग्रासलैंड वाले एरिया को, और नारायण सरोवर सेंचुरी जो यहीं पर गुजरात में ही लोकेटेड है, कच्छ वाले एरिया में ही लोकेटेड है, इन दोनों रीजन को डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे इंडिया में लास्ट रिमेनिंग हैबिटाट ऑफ चीता के रूप में इन दोनों एरियाज को डिक्लेयर कर दिया था। ये जो बन्नी ग्रासलैंड है वहाँ पर मालधारी जो एक नोमेडिक कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर रहती है। ओके, तो जो मालधारी कम्युनिटी है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा एरिया है जिसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे और कब से इनको मालधारी कम्युनिटी के नाम से जाना जाने लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द हिंदू की न्यूज़ का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे इंडिया में ट्रेड को लेकर के है। अप्रैल में इंडिया का क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहा है उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2021 अप्रैल और 2022 अप्रैल का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर शो कर रखा है। तो हमारे इंडिया में 2022 अप्रैल में अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 38.19 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो 58.26 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है। अब कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया गया। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है, फिर इंजीनियरिंग गुड्स का और फिर जेम्स एंड ज्वेलरी का। फिर बात आती है इंपोर्ट का कि क्या क्या हमने अदर कंट्रीज से ख़रीदा है। तो कोल एंड कोक सबसे ज़्यादा ख़रीदा है, फिर पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है और इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है अगर लास्ट ईयर अप्रैल 2021 से अगर हम कंपैरिजन करें तो। इससे रिलेटेड हम अदर जो बार बार इस तरीके के आर्टिकल आ रहे हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, जो हमारा एक्सपोर्ट शो हो रहा है उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर हम क्वांटिटी के बेसिस पर देखेंगे तो क्वांटिटी के बेसिस पर ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम जैसे हम क्वांटिटी के बेसिस, प्रोडक्ट के कितनी क्वांटिटी है तो उसके बेसिस पर इंक्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन उनके वैल्यू के बेसिस पर अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। आप सभी को पता है कोविड पैंडेमिक और इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो बेसिक प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमें ज़्यादा शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ किया है और उसके कंपैरिजन में जो इंपोर्ट है वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 20.07 बिलियन डॉलर तक इंक्रीज़ हो गया है, जो लास्ट मंथ मार्च 2022 में 18.5 बिलियन डॉलर तक था। ओके, अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है आप सभी को पता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। अब आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में लाउड स्पीकर को लेकर के
काफ़ी ज़्यादा। देखो जो फर्स्ट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया है इसमें इस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो 1 मंथ के बेसिस पर पूछा नहीं जाता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा आते हैं उनको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे ट्रेड डेफिसिट जो टर्म है इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो हर मंथ में कितना ट्रेड बढ़ रहा है, कितना ट्रेड घट रहा है, इतने डाटा याद नहीं किए जाते। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो इतने डाटा याद कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो याद किए जाते हैं, जिनका आपका यूज़ होता है हर एग्जाम के। जैसे यूपीएससी आप दे रहे हो तो प्रीलिम्स में भी आपका यूज़ है और मेंस में भी उसका यूज़ होता है आंसर राइटिंग में। तो हर डाटा को रटने नहीं बैठना है। ओके, और देखो बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, और करंट के जैसे अपॉइंटमेंट नई नई पोस्ट पर हो रही हैं उनको लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कोई भी एरिया न्यूज़ में रहा है तो ज्योग्राफी के बेसिस पर उसको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आपका जो भी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम में, देखो करंट अफेयर्स अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, न्यूज़पेपर रीडिंग ना सिर्फ आपको आपके एग्जाम क्रैक करने में बल्कि एक जनरल अवेयरनेस, आपका एक सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने की वजह से आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे आसपास में क्या हैपन हो रहा है, हमारी सोसाइटी में कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो रेगुलरली चेंज हो रही हैं, और एक आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो आप सोसाइटी का, तो आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में जो कोई भी इंसिडेंट है वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी के सर्किल को, जो भी एक मोशन है उसको किस तरीके से चेंज कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हो। बहुत बार कमेंट आते हैं कि हम न्यूज़पेपर को किस तरीके से रीड करें। आपका एग्ज़ाम, अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और ये आप डिसीजन ले पाते हो आपके सिलेबस प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप क्वेश्चंस देखो कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना जो न्यूज़पेपर है उसको स्टडी करोगे। अब बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती है कि वहाँ पर इतना अटैक हुआ, इस तरीके डेथ हो गई, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रेगुलरली जब आप रीड करते हो, न्यूज़पेपर को आप स्टडी करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो, उससे आपको क्लियर हो पाएगा। और वो धीरे धीरे प्रोसीजर होता है, एक स्लोली प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 30 मिनट का किसी का वीडियो देखा और आप जाकर के एक्सपर्ट बन गई। वो एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बना जाता है। धीरे धीरे प्रोसीजर को कंप्लीट करो, फिर आप एक दिन एक्सपर्ट बनोगे। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू या फिर अदर कोई भी न्यूज़पेपर है उसमें कौन सा आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम इंडियन एक्सप्रेस की जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करते हैं। आपको मस्ट है, आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई सा भी न्यूज़पेपर स्टडी करते हो, अगर आप द हिंदू रीड करते हो तो इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है, वो आपको रेगुलरली स्टडी करना है। बहुत सारी टर्म्स ऐसी रहती हैं जो रेगुलर न्यूज़ में रहती हैं, उनको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो वहाँ पर आप स्टडी करोगे। अभी हालांकि अगर हम देखें तो द हिंदू में भी पेज नंबर 8 और 9 पर कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो न्यूज़ में है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, एलोबरेट तरीके से वहाँ पर समझाया जा रहा है। ओके, तो इन पेजेस को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो लाउड स्पीकर को लेकर के है। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में लाउड स्पीकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और लाउड स्पीकर को कहीं पर रिमूव, जैसे यूपी में इस तरीके का स्टेटमेंट आया कि जो भी लाउड स्पीकर्स हैं उनको बैन किया जाए, और जो भी चाहे आपका टेम्पल वाला एरिया हो, मॉस्क्यू वाला एरिया हो, वहाँ पर आपको लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो MNS चीफ जो हैं राज ठाकरे, उन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे 4 मई को, 1 मई को उनकी कोई रैली होती है, उसमें बोलते हैं कि हम 4 मई को जो मॉस्क्यू हैं उनके आसपास जाकर के हनुमान चालीसा गाएंगी। तो इसको लेकर के FIR रजिस्टर हुई, और अब उनके घर के आसपास सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है कि भैया ऐसी एक्टिविटी ना हो। देखो इससे क्या होगा, ये सारी बातें होती हैं पॉलिटिक्स की, इससे कुछ नहीं होता है। सोसाइटी में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जो हमारी 2 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारी सोसाइटी के, या फिर बहुत सारे रिलीजन, आप सभी को पता है हमारी इंडिया तो एक डाइवर्स कंट्री है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट से जो अदर रिलीजन है उनके बीच में और जो मेन रिलीजन उनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ इशू नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर इशू क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये लाउड स्पीकर को लेकर के जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी आवाज़ है, जो उनकी वॉल्यूम जो होती है, उसको लेकर के इशू क्रिएट हो रहा है कि आप मॉर्निंग में या इवनिंग टाइम में
जिस तरीके से आप लाउड स्पीकर का यूज़ करते हो अजान अपनी प्रे को करते हुए, तो वो नहीं करना है आपको। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये सारी एक्टिविटी की जा रही है। तो हमारा जो साउंड पोल्यूशन, यहाँ देखिए नॉइस पोल्यूशन एक्ट रूल्स 2000 जो है उसमें बताया गया है कि किस एरिया में जो साउंड की जो वॉल्यूम है वो कितनी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में 75 डेसिबल और नाइट टाइम में 70, कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल डे टाइम और 55 नाइट टाइम, रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल डे टाइम और 45 नाइट टाइम, और साइलेंस जोन जो है वहाँ पर डे टाइम में 50 डेसिबल और 40 डेसिबल नाइट टाइम में। डे टाइम को भी बताया गया है इन रूल्स में कि 6 से 10 तक, मॉर्निंग में 6 से 10 तक जो है, नाइट में 10 तक वो डे टाइम है, और नाइट टाइम जो है वो 10 से 6 AM तक है। अब साइलेंस जोन क्या होता है? साइलेंस जोन को डिफाइन किया गया है कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट, रिलीजियस प्लेसेस और एनी अदर एरिया विच इज़ डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी जो है वो किसी भी एरिया को साइलेंस जोन डिक्लेयर कर सकती है, और इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, वहाँ पर आपको साइलेंस जोन और वहाँ पर इतनी जो आवाज़ जो है, साउंड जो है वो इतनी ही रखनी है। साउंड का जो लेवल है वो डेसिबल में मेज़र किया जाता है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक स्केल जो है उसके बेसिस पर इनको सभी को क्लियर किया जाता है कि ह्यूमन की जो हियरिंग है वो कितनी रिलेटेबल है, उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो आप सभी को पता है कि जो इलीगल और अनऑथोराइज्ड जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको टेकन डाउन कर लिया गया है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा नॉइस पोल्यूशन रूल्स जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं साइलेंस जोन के रूप में, और इन पॉइंट्स के ऊपर जो आपकी लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं के बेसिस पर जो लाउड स्पीकर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप प्रेयर कीजिए, आप इंटीग्रल पार्ट हो हमारी सोसाइटी का, लेकिन इस तरीके से आपकी प्रेयर की वजह से जो हर्डल्स क्रिएट होती है वो नहीं क्रिएट होनी चाहिए। क्योंकि MNS चीफ ने यही बोला कि उनकी जो जब वो अजान करते हैं या फिर जो भी उनकी प्रेयर है उनकी वजह से कितनी हिंड्रेंस क्रिएट होती है लोगों की लाइफ में, ये पता होना चाहिए। ओके, लेकिन इस तरीके की जो भी इश्यूज हैं, जो आप कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं सोसाइटी में, उनको लेकर के जो हमारी जुडिशरी है या हमारी गवर्नमेंट है वो लॉ के बेसिस पर, कुछ ऐसे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर ही इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि सोसाइटी में जो पीस और स्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो सके, और जो हमारी डाइवर्स सोसाइटी है उनमें कोई भी कन्फ्लिक्ट देखने को ना मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट जो है वो अबॉर्शन राइट, यूएस में जो वीमेन हैं उनको अबॉर्शन का राइट दिया हुआ है, तो यूएस का सुप्रीम कोर्ट इस राइट को अनल करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसे ड्राफ्ट जो हैं वो लीक हुए हैं, और उन्हीं के बेसिस पर ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1973 में रोई वर्सेस वाडे जो केस हुआ था, जिसमें वीमेन का राइट, एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का वीमेन का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया गया था। तो इस केस में जो रिजल्ट आया था, जो ऑर्डर आया था, अब उसको चेंज करने की बात की जा रही है। ओके, तो अब ये तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी पता चलेगा। हालांकि कुछ ड्राफ्ट, कुछ रिलेटेड, इससे रिलेटेड ऑर्डर जो हैं, उससे रिलेटेड जो भी इशू हैं या जो भी पॉइंट्स हैं वो लीक हुए हैं, जिनके बेसिस पर ये न्यूज़ सामने आई है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में लिंचिंग के कुछ इशू देखने को मिले हैं फिर से, कि काऊ को दो ऐसे सस्पिशन के बेसिस पर कुछ लोगों पर अटैक किया गया, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है। और यहाँ पर जो कमलनाथ हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आके मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि इस तरीके की जो भी इशू क्रिएट होते हैं उनको लेकर के हाई लेवल इंक्वायरी हो। जो भी इशू चल रहे हैं हम डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट अपने स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि इस तरीके के जो इशू हैं सोसाइटी में, वही सेम प्रॉब्लम जो भी हमने लाउड स्पीकर को लेकर के देखा था, ये भी कम्युनिटी में जो हमारी डाइवर्स सोसाइटी है उसमें कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। जिस तरीके से अटैक होते हैं और विदाउट एनी प्रूफ आप अटैक कर रहे हो, और अटैक करके अब उसमें कुछ लोगों की जान भी जा रही है, तो इनको लेकर के स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट के होने चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो सीरियस वे में आगे इंक्रीज ना हो सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी हमने देखा कि हमारे जो चीफ CGI
और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके बीच में एक डिस्कशन हुआ। तो वहाँ पर हमारे सीजीआई ने नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की बात रखी। उन्होंने बोला कि स्टेट लेवल पर हम इसमें कॉरपोरेशन चाहते हैं, सीएम जो है उसको रिप्रेजेंट करें, स्टेट में जो भी जुडिशरी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप हो, जुडिशरी में जो भी वैकेंसीज हो उसमें स्टेट अच्छे से हेल्प करके जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब कॉपरेशन के बेसिस पर हम जुडिशरी और यहाँ पर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एक कॉपरेशन के बेसिस पर जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की यहाँ पर बात रखी गई। हालांकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इसमें कॉपरेशन को लेकर के अपनी तरफ से अप्रूवल नहीं दिया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो अपग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर सीजीआई ने ये भी रखी थी कि आप जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, लेजिस्लेचर क्या करती है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से बना देती है, फिर उसको लेकर के सुप्रीम जो हमारी जुडिशरी है उसमें पिटीशन फाइल होती है। तो यहाँ पर जुडिशरी का ये बोलना है कि भाई कोऑपरेशन के थ्रू आप लॉ बनाते हो, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी स्टेट के, उनमें अगर हम कोऑपरेशन के बेसिस पर कोई भी आप लॉ बना रहे हो तो उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर या जुडिशरी से एक तरीके से आप डिस्कशन कर सकते हो। इसके बेसिस पर क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है, जो पिटीशन का एक बर्डन जो है, जो इंक्रीज होता है किसी भी लॉ के बाद में जुडिशरी के ऊपर, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें भी हम कोऑपरेशन लेकर के आएंगे तो ये जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्ट के बर्डन की बात की गई है कि किस तरीके से उसको डिक्रीज किया जा सकता है एक वेरी इफेक्टिव वे में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भाई आप क्या नहीं कर सकते हो कि वैक्सीनेशन जो है वो कोई पर्सन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए ना करवाए उसको लेकर के आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते, उसके ऊपर मतलब एक तरीके से बाउंडेशन नहीं लगा सकते हो कि नहीं नहीं आपको तो वैक्सीनेशन करवाना ही है। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने ये देखा था कि बहुत सारे स्टेट इसको डिक्लेयर कर रहे थे कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आपको यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी, इस तरीके से आपके ऊपर रोक लगाई जाएगी। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आप वैक्सीनेशन को बाउंड नहीं कर सकते हैं लोगों को। तो यहाँ पर ये बताया गया है इंडिविजुअल जो आपकी लिबर्टी है उसको मेंटेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन आप सभी को पता है कि जब कम्युनिटी बेसिस पर कोई भी प्रॉब्लम या फिर पब्लिक सेफ्टी इंटरेस्ट जब आता है तो स्टेट के पास में ये पावर है कि आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखो जो वैक्सीनेटेड पर्सन है और अनवैक्सीनेटेड पर्सन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ऐसा नहीं है कि अनवैक्सीनेटेड पर्सन की वजह से ही कोविड स्प्रेड हो रहा है, वैक्सीनेटेड पर्सन की वजह से भी कोविड स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन के कुछ नए इस तरीके के वर्जन आए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टअप हो और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में, वैक्सीनेशन करवाने के बाद में कोविड का स्प्रेड ना हो। तो लोग हो सकता है कि उन सारे नए वैक्सीन के जो नए वर्जन हैं उनका वेट कर रहे हों या फिर कुछ ऐसे डाटा हैं, कुछ एफिकेसी डाटा शो कर देखने को मिले कि हाँ ये वैक्सीन काफ़ी अच्छी है तो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हों। तो हो सकता है कि लोगों की जो लिबर्टी है उसको मेंटेन किया जाए। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बूस्टर डोज के बाद में भी कोविड के जो स्प्रेड है वो हो रहा है और जो इम्यूनिटी है वो इतने ज़्यादा बूस्टअप नहीं हो रही है। तो इसके बेसिस पर ये जो एविडेंस है इनका यूज़ किया गया है और इसके बेसिस पर ये बताया गया है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो पर्सनल लिबर्टी है उसको मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो गवर्नर की क्या पोजीशन है, गवर्नर के पास में कौन कौन से ऑप्शन हैं उसके बारे में ये बताया गया है। राइटर ने अभी आप सभी को पता है तमिलनाडु में एक इशू हुआ था, वहाँ पर वो चाहते हैं कि नीट एग्जाम ना हो, वहाँ पर 12th की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर वहाँ पर जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एंट्रेंस हो। इसको लेकर के वो एक बिल पास करते हैं, गवर्नर के पास में सेंड करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट और गवर्नर जो है उसको क्या करता है, रिव्यू के लिए भेज देता है कि भाई आप उसको दोबारा से रिव्यू कीजिए। वो दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं विदाउट एनी अमेंडमेंट, उसको दोबारा से गवर्नर के पास सेंड करते हैं। लेकिन गवर्नर उस पर कोई भी अपनी अभी तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि आप सभी को पता है गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जहाँ पर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट से सेम पार्टी नहीं है स्टेट में तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइवलरी देखने को मिलती है।
गवर्नर के बीच में और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। तो यहाँ पर राइटर का कुछ पॉइंट्स को लेकर के बोलना ये है कि गवर्नर को लेकर के टाइम टू टाइम 1973 का एक केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो गवर्नर की जो पोस्ट है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइजरी के बेसिस पर उनको काम करना है। सरकारिया कमीशन ने इस बात के ऊपर अप्रूवल दिया। इस बात को लेकर के ये बोला गया है कि जो गवर्नर है उसको लेकर के आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अप्रूवल देता है गवर्नर को कि कोई भी बिल आपके पास में आया तो आपके पास में 4 पावर हैं, अप्रूवल दे दीजिए, उसको अपने पास में रोक लीजिए, दोबारा से रिव्यू करने के लिए भेज दीजिए, या फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास में शो करने के लिए उसको प्रेसिडेंट के पास में भेज दीजिए। तो ये 4 पॉइंट है। लेकिन अगर दोबारा से रिव्यू के लिए भेजा जाता है, अगर विदाउट एनी अमेंडमेंट, जरूरी नहीं है उसमें अमेंडमेंट किया जाए, अगर दोबारा से उसको फिर गवर्नर के पास सेंड किया जाता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, तो गवर्नर को उसके ऊपर अप्रूवल देना ही होता है। लेकिन यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं की गई है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर डिसाइड नहीं है कि कितने टाइम में। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होना चाहिए कि इतने टाइम में आपको अप्रूवल देना है। इसकी वजह से देखो, अगर विदाउट एनी अमेंडमेंट उस बिल को वापस लाया गया है, मतलब वहाँ पर उस स्टेट में नीड है उस बिल की, ओके, इस चीज़ से आप शो कर सकते हो। तो उस नीड को अगर आप पर्पज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो पोस्ट है, जो भी आपकी पावर्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर इस तरीके से बिल आए और उस बिल को अप्रूवल ना दिया जाए तो वहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ माना जाता है इस चीज़ को, ओके। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल ऑफ असेंट टू ए बिल बाय द क्राउन इज कंसिडर रिपेंडेंट टू द फेडरल सिस्टम, ओके। और जो यूके है वहाँ पर भी इन द यूके इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द मोनार्क टू रिफ्यूज टू असेंट टू ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब दोनों ही जगह अगर पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास होकर के आया, उसमें आपने अप्रूवल नहीं दिया तो ये गलत माना जाता है। तो सेम इसी तरीके से हमारे इंडिया में एक टाइम डिफाइन किया जा सकता है अमेंडमेंट के थ्रू कि इतने टाइम में गवर्नर को अपना अप्रूवल देना है। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में क्या है कि आर्टिकल 361 जो है वो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को किसी भी कोर्ट में कहीं पर भी उन्होंने क्या अपना पावर और ड्यूटीज़ में क्या वर्क किया उसको लेकर के वो कहीं भी आंसरेबल नहीं है। लेकिन जब एक गवर्नर जो है वो एक बिल के ऊपर डिसीजन नहीं ले रहा है जिसकी एसेंट, जिस बिल के ऊपर उसकी एसेंट की ज़रूरत है, मतलब वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओके, तो ये तो आंसरेबल होनी चाहिए, ओके। तो जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि गवर्नर की जो पोस्ट है, अच्छी बात है, सेंटर और स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने में बहुत अच्छा पॉइंट है, पोस्ट है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर बता रखा है जो भी हमारी सोसाइटी में जो कास्ट हैं उनको लेकर के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो 2 राउंड के जो डाटा पब्लिश हुए हैं उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो डाटा है वो भी पब्लिश हुए हैं। तो यहाँ पर 1997, 2000 और 2013, 2016 के बीच के 2 पीरियड का कंपैरिजन किया गया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हर लोगों में इम्प्रूव हुई है, ओके। जैसे कि हाई कास्ट और SC ST इनके बीच में जो गैप था वो मेंटेन रहा है, लेकिन दोनों ही ग्रुप्स में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होता है कि आप कितना दिन जीवित, मतलब जन्म के बाद में कितने लंबे टाइम तक आप जीवित रह पाते हो, ओके। एक स्टैटिकल मेजर होता है जिसमें ऑफ द एवरेज टाइम एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ इट्स बर्थ के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कितने साल तक। तो यहाँ पर कास्ट बेसिस पर या फिर सोसाइटी के जो पार्ट हैं उनके बेसिस पर एक कंपैरिजन किया गया है कि हाई कास्ट और SC ST में गैप है, लेकिन दोनों ही जगह लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। और अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज में कंपैरिजन करें तो अर्बन एरिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी हायर लेवल पर शो होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बताया गया है। आप सभी को पता है हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा इशू रहा है इंडिया में, और अभी मई में भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहाँ पर देखने को मिलेगा। टेम्परेचर अप्रैल मंथ में जितना होना चाहिए उससे काफ़ी हाई लेवल 40 डिग्री सेल्सियस 44 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है। यहाँ पर पूरे ग्लोबल लेवल पर शो कर रखा है कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, ओके। ये देखो टेम्परेचर का जो सीवियरिटी है वो यहाँ पर
शो कर रखा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारे इंडिया में क्या क्या इफेक्ट हुआ, देखो एक तो फॉरेस्ट फायर इशू देखने को मिले, हमने डिस्कस भी किया है कि हिमाचल प्रदेश में अभी इसी टाइम में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, काफ़ी हाई लेवल पर जा रही है। इसके अलावा वीट का जो प्रोडक्शन है वो अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो 20% तक वीट कम प्रोडक्शन हो पाया है। मैंगोज, लेमन, इनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मैंगो का जो अराइवल है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, लेमन का अराइवल जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है मार्केट में, जिसकी वजह से इनके प्राइजेस हाइक देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था कि नीदरलैंड के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि आप क्लाइमेट चेंज को इंडिपेंडेंट तरीके से काउंटर नहीं कर सकते हो, उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब यहाँ पर आपने जो एग्रीकल्चर है, इसके अलावा फॉरेस्ट है, या फिर अगर हम देखें और भी हमारी चीज़ें जो हैं वो सभी इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि एक पॉइंट पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने की वजह से सभी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, पेज नंबर 11 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी आप सभी को पता है, जर्मनी, डेनमार्क और यूरोपियन कंट्रीज़ की विजिट पर हैं। तो डेनमार्क की विजिट पर हमारे इंडिया ने उनके साथ में बहुत सारी जो हमारी पार्टनरशिप है उनको स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर बात रखी है। दोनों ही कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी के ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके अलावा और सारे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रीन शिपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, कल्चरल एक्सचेंज, इन सभी के ऊपर बायलैटरल तरीके से जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज द हिंदू न्यूज़पेपर की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।